अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। मोदी हुकूमत के 12 साल मुल्क की तारीख में सियाबाब के तौर पर याद रखे जाएंगे। 15 लाख रुपये और दीगर वादों को पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी की मरकज पर शदीद तनकीद। कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन की नामजदगी मुस्तरद करने पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जुमा 12 जून तक मुलतवी। राज्यसभा इलेक्शन के नतीजे पर रोक लगाने से इनकार। साबिक़ केसीआर हुकूमत ने फार्मासिटी प्रोजेक्ट के जरिए खित्ता और शहर हैदराबाद को आलूदगी में तब्दील करने का किया था फैसला। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ग्रीन एनर्जी को दे रही है फरोग। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क का दावा। अमेरिका की जानिब से ईरान पर ताज़ा हमले के बाद आबना हुर्मुज़ में अमेरिकी फौज और ईरानी पासदार इनकलाब के दरमियान झड़पें। सूरत हाल फिर एक बार कशीदा हो गई। में अमेरिका पर एतमाद नहीं, अगर यही रवैया जारी रहा तो अमन मुज़ाकरात नामुमकिन है। ईरानी पार्लिमान की कौमी सलामती की खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का अहम बयान। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर एक्शन लेने का किया मुतालबा। 149 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। कांग्रेस लीडर राज्यसभा रुकन पार्लिमान प्रमोद तिवारी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर तवील खिदमात अंजाम देने के रिकॉर्ड बनाने पर तंज़ किया और कहा कि बीजेपी जिस कामयाबी का जश्न मना रही है वो हकीकत में मुल्क की बर्बादी का जश्न है। तिवारी ने कहा कि मोदी ने मुद्दतकार के मामले में मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भले ही पार किया हो, लेकिन उनकी जवाहरलाल नेहरू कामयाबियों की बराबरी वो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नेहरू ने आज़ादी के बाद बिखरे हुए हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने, जमहूरी इदारों को मजबूत करने और तरक्की की बुनियाद रखने का काम किया, लेकिन मौजूदा मोदी हुकूमत हर समाज को बांटने और जमहूरी इक़्तिदार को कमज़ोर कर रही है। कांग्रेस नुमा ने कहा कि मोदी हुकूमत ने अवाम से किए गए वादे भी पूरे नहीं किए गए। हर खाते में 15 लाख रुपए जमा कराने, हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कमी लाने जैसे वादे सिर्फ इंतखाबी जुमले साबित हुए। कांग्रेस लीडर ने बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी और खारजा पॉलिसी के ताल्लुक से भी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की और कहा कि आने वाले वक्त में मोदी हुकूमत के 12 साल मुल्क की तारीख में सियाबाब के तौर पर याद रखे जाएंगे। तोहफे के तौर पे लोकतंत्र की हत्या करके एक भेंट सौंपी है मोदी जी, पर इतिहास को कलंकित कर दिया। मीनाक्षी नटराजन का पर्चा इसलिए खारिज हुआ कि उन्होंने अपने आपराधिक इतिहास छिपाया था। क्या छिपाया था उन्होंने? उनके खिलाफ तो कोई आपराधिक इतिहास था ही नहीं। मुझे याद है एक प्राइवेट कंप्लेन फाइल हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो प्राइवेट कंप्लेन तो कोई भी फाइल कर सकता है। नोटिस जारी हुई, अभी सुना जाएगा मीनाक्षी जी को, और सुनने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि क्या कोई अपराध बनता है, कोई क्रिमिनल केस बन सकता है। और जब क्रिमिनल केस बन जाएगा दोनों को सुनने के बाद, तभी तो एक क्रिमिनल केस कहलाएगा जिसकी छिपाने की बात हो रही है। अभी तो कोई क्रिमिनल केस बना ही नहीं, एफआईआर हुई नहीं। कंप्लेन है, एफआईआर नहीं है। इतना तो समझो कंप्लेन और एफआईआर का फर्क क्या होता है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, मोदी जी, ये लोकतंत्र की हत्या है। कहना चाहता हूं कि तमाम नजीरें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक तो हाई कोर्ट की डायरेक्ट पहली अदालत में यह खारिज हो जाएगा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा इलेक्शन में कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन की नामजदगी मुस्तरद किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाअत को जुमा 12 जून तक मुलतवी कर दिया। मीनाक्षी नटराजन की जानिब से मामले में फौरी समाअत की दरख्वास्त की गई क्योंकि इंतखाब का नतीजा आज जारी होना है। अदालत से गुजारिश की गई कि कल तक के लिए नतीजे के ऐलान पर रोक लगाई जाए। हालांकि अदालत ने इस पर कोई जिक्र नहीं किया। अदालत उस्मा में एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मीनाक्षी नटराजन की जानिब से अपनी बात रखते हुए कहा कि इस मामले में कल तक इंतजार नहीं किया जा सकता क्योंकि नतीजे आज जारी होने हैं। जब अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले का जिक्र किया तो अदालत ने सवाल किया कि क्या यह जिक्र क़वायद के मुताबिक है। इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सीनियर वकील DS नायडू ने कहा कि हम भी यही कह रहे हैं कि क़वायद के मुताबिक नहीं है।
समाअत के दौरान अदालत ने अर्जी के काबिल समाअत होने पर भी सवाल उठाए, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की दरखास्त पर अदालत जुमे को समाअत के लिए तैयार हो गई। उन्होंने भी ये भी कहा कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कल आप समाअत कर लीजिए, लेकिन तब तक इंतखाबी नतीजे के ऐलान पर रोक लगाई जाए। लेकिन अदालत ने इस बारे में कोई हुक्म नहीं दिया। याद रहे कि मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। साबिक़ा केसीआर हुकूमत ने फार्मासिटी प्रोजेक्ट के जरिए इस खत्ते और शहर हैदराबाद को आलूदगी में तब्दील करने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत आवाम से किए गए वादों के मुताबिक आलूदगी से पाक ग्रीन फार्मा और ग्रीन एनर्जी की सनतों को फ़रोग़ देकर शहर और रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए पुरज़म है। डिप्टी सीएम तेलंगाना मल्लुपट्टी विक्रमारक ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि आलमी मेयार की सरमायाकारी को राग़िब करने के साथ साथ हम आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटियों के क़याम और मुकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने वाला मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तश्कील देते हुए रियासत और शहर को पायदार तरक्की की राहों पर गामज़न करना चाहते हैं। కలుషితానికి కారణమైనటువంటి ఫార్మా సిటీని తీసుకొని వచ్చి పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ ఈ ప్రాంతాన్నే కాదు నగరాన్ని ఉన్నటువంటి విస్తరించున్నటువంటి హైదరాబాద్ నగరాన్ని కూడా కలుషితం చేసేటువంటి స్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున కారణభూతమవుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మేమందరం ఒక మాట ఇచ్చాం. ఈ ప్రాంత కాలుష్యమే కాదు హైదరాబాద్ నగరానికి కూడా కాలుష్యాన్ని రానియకుండా ఆపుతాం, అడ్డుకుంటాం. కాలుష్యం లేనటువంటి గ్రీన్ ఫార్మాని, కాలుష్యం లేనటువంటి ఇతర పరిశ్రమలు తీసుకొని వచ్చి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి పెద్ద ఎత్తున దోహదపడతామని చెప్పాం. చెప్పినట్టుగానే ఈనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇండస్ట్రీ శాఖ మార్చులు పెద్ద ఎత్తున ఆలోచన చేసి ఈ ప్రాంతంలో కలుషితం కాకుండా ఉండటం కోసం గ్రీన్ ఫార్మా, గ్రీన్ ఎనర్జీ, అలాగే ఈ గ్రీన్ ఫార్మా వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి సంస్థలు పెద్ద ఎత్తున ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టడానికి తరలి వచ్చినప్పుడు ఆ పరిశ్రమలు విస్తరించడానికి కావలసినటువంటి ఇతర వ్యవస్థలు, కావలసిన గృహ నిర్మాణం, ఉద్యోగ వ్యవస్థలో పనిచేసేటువంటి కార్మికులు ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళకు కావలసిన విద్యకు సంబంధించిన పాఠశాలలు, వారికి సంబంధించిన కళాశాలలు ఈ ప్రాంతం పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి సందర్భంలో टीआरएस लीडर के कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नाकाम साबित हो गए। ख़वातीन महफूज नहीं, बक्सो केसेस दर्ज हो रहे हैं, तरक्याती काम दुरुस्त अंदाज में अंजाम नहीं दिए जा रहे हैं। कविता ने भी कहा कि खुद को हिटलर से मुतासिर होकर हैड्रा कायम करने के दावे करने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बयान के बाद अब लोगों की आंखें खुल गई हैं। మనం చూస్తూ ఉన్నాం, మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారు పక్క రాష్ట్రాలకు పోయి పెద్ద పెద్ద స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడం, నేను పెద్ద హిట్లర్ని, నేనేదో మార్పు తెచ్చేస్తా, నేను హైడ్రా పెట్టినా, నేను ఇక్కడ పేదవాళ్ళ ఇండ్లు కూలగొట్టినా అని చాలా గర్వంగా ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. ఇది దారుణం. ఇటువంటి నాయకులు ఇంతవరకు తెలంగాణ ఎప్పుడు చూడలేదు. నేను ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారిని సవాల్ చేస్తూ ఉన్నా, మీరే హోమ్ మినిస్టరు, మీరే సీఎం, ప్రతిరోజు ఒక చిన్న పాప, ప్రతిరోజు ఒక బాబు, ప్రతిరోజు ఒక మహిళ ఏదో ఒక విషాద సంఘటన చూడకుండా తెలంగాణ ఉండలేదు. ఇవాళ ఏ రిపోర్ట్ చూసినా కూడా 5 మంది చిన్నపిల్లల్ని మొలెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు, చంపేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. 5 పాక్సో కేసెస్ పర్ డే ఆర్ బీయింగ్ రిపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ. ఖమ్మంలో నిన్న ఒక చిన్న పాపను చంపేసేటటువంటి ప్రయత్నం, 4th ఫ్లోర్ నుంచి తోసేసేటటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. పట్టపగలే బట్టబయలుగా భయం లేకుండా దారుణాలు జరుగుతున్నాయంటే మీరు అట్టర్ ఫ్లాప్ అయినరు హోంమంత్రి కానీ అర్థం. మహిళల సంగతి ఆలోచించుకున్నట్టయితే మొత్తం సౌత్ ఇండియాలో మనం టాప్ ఉన్నాం. ప్రతిరోజు 67 మంది మహిళల మీద ఏదో రకమైనటువంటి హింస జరుగుతూ ఉంది. చిన్నపిల్లల మీద, మహిళల మీద జరిగే హింసలో మాత్రం టాప్ 10, టాప్ 5లో మన దేశంలో ఉన్నామంటే ఇది సిగ్గుచేటు. హోంమంత్రిగా ఉన్నటువంటి మీరు తక్షణమే రివ్యూ చేయాలి. ఇది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ. ఒక పెద్దన్నగా ఉండాల్సినటువంటి మీరు చిన్నపిల్లల్ని, మహిళల్ని పట్టించుకోకపోతే తీవ్రమైనటువంటి తిరుగుబాటు మహిళలలో వస్తుంది. ఆ మహిళలకు రక్షణగా తెలంగాణ రక్షణ సేన ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మహిళల్ని ఎట్లా కాపాడుకోవాలో, మరి సిటిజన్ పోలీసులుగా మేము ఎట్లా మారాలో మాది మేమే ఆలోచించుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. అట్లా కాకుండా మీరు ఇంటర్వ్యూని కాండి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను డిమాండ్ చేస్తాను.
रियासती वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने बांसवाड़ा असम्बली हल्के में 106 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा जाको लिफ्ट इरीगेशन स्कीम का इफ्तिताह किया और ऐलान किया कि सुदापुर रिजर्वायर की तकमील के लिए मजीद 200 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मनसूबे से हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी को आपाशी का पानी फराहम होगा और मुतहदा ज़िला निज़ामाबाद में आबी वसाइल को मुस्तहकम किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने भी कहा कि तेलंगाना मुल्क में धान की सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाली रियासत बन गई और हुकूमत किसानों से खरीदी गई फसल की रकम 48 घंटों में किसानों के खातों में जमा कर रही है। ప్రయోజనం జరగలే ఆలోచన చేయండి 100 ఏళ్ల క్రితం నిర్మించిన నిజాం సాగర్ మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో నిజాం సాగర్ చెక్కు చెదరలే అట్లనే ఉంది 3-4-5 ఏళ్ల కింద నిర్మించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మేడిగడ్డ అన్నారం సుందిల్ల బ్యారేజ్ సంగతి ఏమైందో మీరందరూ చూస్తున్నారు గతంలో కాంగ్రెస్ హయాంలో నిర్మించిన అంతకంటే ముందు నిర్మించిన నిజాం సాగర్ కానీ ఎస్ఆర్ఎస్పి కానీ నాగార్జున సాగర్ కానీ జూరాల కానీ అన్ని ప్రాజెక్టులు గట్టిగా నిలబడ్డాయి కానీ గత ప్రభుత్వంలో నిర్మించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు యొక్క మేడిగడ్డ అన్నారం సుందిల్ల బ్యారేజ్ల గతి ఏమైందో మరి కట్టిన కొన్నేళ్లకే ఏ విధంగా కూలిపోయినాయో దయచేసి అందరూ గమనించాలని చెప్పి మనం చేస్తాను 106 కోట్లతో నిర్మించిన జాకోరు మరియు చందూర్ ఎత్తిపోతల పథకాల ప్రారంభోత్సవానికి మరి నేను రావడం నా చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం చేయడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను మీరు ఇక్కడ ఇరిగేషన్ ఉన్న ల్యాండ్కి అదేవిధంగా కాలువ మీద కూడా సోలార్ పవర్ ఏర్పాటు చేసే విధంగా ముందుకు పోవాలి సెక్రటరీ గారు దీనికి ఫాలో అప్ చేసి యూ విల్ కంప్లీట్ ద ప్రాసెస్ అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भारत फ्यूचर सिटी में फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा, हुक्काम और आला दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। SIR को लेकर एक जानिब जहां तेलंगाना के अवाम परेशान है तो वहीं सियासतदान भी इसको लेकर काफ़ी फिक्रमंद है। असद ओवैसी शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में घूमकर पैदल दौरे कर रहे हैं और अवाम में SIR के ताल्लुक से शऊर बेदारी के काम में मसरूफ़ है। असद ओवैसी ने आवाम से कहा कि वो तैयार रहे और BLO पहुँचने ही दस्तावेज़ात को पेश किया जाए और अपना नाम वोटर फहरिस्त में बरकरार रखने के लिए पूरी संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ काम करें। जिन हजरात का नाम 2002 में नहीं आया है मगर 2024 की पार्लियामेंट के लिस्ट में है तो उनके वालिद वालदा, मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी से उनका मैपिंग कराकर उनको दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो वहां पर भी उनको बताया जा रहा है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स बनाइए और डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में भी रहबरी की जा रही है। दूसरी अहम बात मैं उन हजरात के लिए बता रहा हूं जिनके वालिद में और उनकी उम्र में अगर 15 साल का फर्क होगा तो इलेक्शन कमीशन के पास उसको एनोमली बोलकर एनोमली में लिखा जा रहा है, तो ये हमको देखना जरूरी है। दूसरा, अगर जिस किसी के पास 6 बच्चे हैं जैसा मेरे पास भी है तो उनको ये बोल रहे हैं कि हम 5 से ज्यादा नहीं डालते। एज का फर्क है, गलती आप करें। अगर किसी के 6 बच्चे हैं तो उसमें कोई कानून तो नहीं है कि 6 बच्चे रहे तो कोई वोट नहीं डाल सकता। नरेंद्र मोदी के खुद भाई बहन मिलाकर 6 है, अमित शाह के भाई बहन मिलाकर 6 है, योगी आदित्यनाथ के भी पूरे परिवार के लोग 6 है। तो ये चीजें हैं, अगर दादा और पोतरे या पोतरी में भी अगर इतना कुछ सालों का जिक्र है वो अगर रहेगा तो एनोमली हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इस पर तवज्जो लें और सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करिए। हैदराबाद सिटी पुलिस के सेंट्रल क्राइम स्टेशन ने ऑपरेशन इग्निट के लॉकडाउन में केरला, मगरबी बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। एक बैन रियासती मनी सर्कुलेशन स्कीम के जरिए लोगों को ठगने का मंसूबा तैयार करते हुए काम करने वाली कंपनी के खिलाफ बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। शहर हैदराबाद पुलिस के कमिश्नर VC सज्जनार ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। हिसाब से आए थे उन लोगों को हम लोग 6 लोगों को दिल्ली, यूपी, कलकत्ता और केरला में 6 लोगों को अरेस्ट किया। इससे पहले हम लोग गोल्ड क्वेस्ट और क्वेस्टनेट और क्यूनेट के
खिलाफ भी बहुत सारे केसेस यहाँ पे ऑलमोस्ट कंट्री वाइड केसेस रजिस्टर हुआ। यहाँ पे भी जो क्यूनेट के खिलाफ लास्ट थर्ड उसका अवतार था, थर्ड क्यूनेट के खिलाफ हम लोग 9 केसेस बुक किया था, ऑलमोस्ट 35% अरेस्ट किया था। उसके बाद जब उनका ऊपर एक स्क्रूटनी ज़्यादा हुआ, उनका खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट्स आने लगा, तो ये क्यूनेट प्रोमोटर्स है, ये लोग अगेन पब्लिक को चीट करने के लिए नया रोल में नया कंपनी फ्लोट करके इंडी कनेक्ट वेंचर्स करके वो लोग इग्नाइट के नाम से बिजनेस प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया था। सो हमारे पास पहला एसआर नगर में, देन अगेन काचीगुड़ा में, पंजागुट्टा में 3 केसेस रजिस्टर हुआ। सो हम लोग पहले देखे तो ऑलमोस्ट 2001 में ये गोल्ड क्वेस्ट इंटरनेशनल कंपनी यहाँ पे इंडिया में आए थे। बाद में उनके खिलाफ चेन्नई में, बैंगलोर में केस होने के बाद अगेन क्वेस्टनेट के नाम से वो लोग कंपनी फ्लोट करके ऑलमोस्ट 7 ईयर्स चीट किया। इसके बीच में एसएफआई सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से, एमसीए से उनके खिलाफ भी एक इंक्वायरी स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो लोग अगेन थर्ड कंपनी स्टार्ट किया, उनका नाम था कि क्यूनेट बियॉन्ड डायरेक्ट सेलिंग प्राइवेट लिमिटेड 2011 में। देन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक वो लोग चीटिंग करने के बाद आज अगेन नया कंपनी इंडी कनेक्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ से रजिस्टर होते हुए इग्नाइट के नाम से ये लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। सो मैं पब्लिक को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो स्कीम्स, जो कंपनीज उनका एक बिजनेस प्लान में एनरोलमेंट रहता, 1 आदमी से 2 आदमी, 2 आदमी से 4 आदमी, नहीं तो कहाँ पे भी एनरोलमेंट की आम खाने के बाद दूसरी बहन भी फौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या शरदाबाद के नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। बड़ी बहन भुवनेश्वरी पीर के दिन फौत हुई, जबकि छोटी बहन संध्या 10 तारीख को दौरान इलाज इंतकाल कर गई। पुलिस के मुताबिक कर्नाटक के ज़िले बिदर से इस ख़ानदान का ताल्लुक़ है। हाल ही में इनके रिश्तेदार रेणुका घराने के दौरान नारायणगुड़ा में वाटर बोर्ड के करीब से आम खरीद कर लाई। नामों को इंदुमती और उनकी 4 बेटियों ने खाया। इतवार की शाम आम खाने के बाद 5 अफराद को अचानक कई और दस्त की शिकायत हुई, जिस पर उन्हें इलाज के लिए काचूड़ा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान वाजनात की तीसरी बेटी भुवनेश्वरी फौत हो गई, जबकि बहन सिंधिया भी मंगल के रोज़ जामबर न हो सकी। मुतफ़िया लड़कियों के अरकान ख़ानदान की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया है। और अब बात मौसम के हवाले से महकमे मौसमियात ने खबरदार किया कि हैदराबाद में आइंदा 3 दिन तक एक बार फिर शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर 13 जून हफ्ते तक जारी रहेगी। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के तमाम अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया, जो हफ्ते तक मौसर रहेगा। गर्मी की लहर के साथ बाज़ मकामात पर गरज चमक, आसमानी बिजली गिरने, तेज़ हवाओं के चलने की भी पेश क़यासी की गई। गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेल्सियस ज़िले मंचिर्याल में रिकॉर्ड हुआ, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.9 डिग्री सेल्सियस अंबरपेट इलाके में दर्ज हुआ। IMD की पेशगोई के मुताबिक शहर हैदराबाद में दर्ज हरारत बुलंद रहेगा और गर्मी की लहर बरकरार रहेगी, लेकिन बाज़ इलाकों में हल्की से मुतदिल बारिश और तेज़ हवाओं के इम्कानात मौजूद हैं। मारूफ मौसमियाती तजिया निगार टी बालाजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान से आने वाली खुश्क हवाओं की वजह से शुमाली तेलंगाना के अजला में गर्मी की शिद्दत बढ़ सकती है। बाज़ मकामात पर दर्ज हरारत 44 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने का इम्कान है। EBG ग्रुप ने एक अहम ऐलान किया है और इस ऐलान के मुताबिक EBG ग्रुप और यूनिवर्सल फिटनेस ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 300 करोड़ रुपए की सरमाई करते हुए एक्सपेंशन का एक मंसूबा तैयार किया गया है, जिसके तहत मुख्तलिफ शहरों में वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लेटफॉर्म्स तैयार किए जाएंगे। इस सिलसिले में हैदराबाद में मुनक़िदा प्रोग्राम में EBG ग्रुप और यूनिवर्सल फिटनेस ऑस्ट्रेलिया की जानिब से तफसीलात से आगाह किया गया। Hi, I'm Kumar Ramachandra. I'm the founder of Universal Fitness Australia, and now we are entering into India. And it's a great honor for me to let you guys know that today we are joining with EBG, who is our partner in India, and we are bringing a lot of high-end fitness programs over here, which India has not seen it. Though we are universal by name, we are local by results. That means we are working with the community over here. And the strategy which we are putting together, EBG and Universal Fitness, it's something which will be shown as we go forward. So thank you for having us in India, and we look forward for our journey as a strong one. Kumar and I were successful business leaders in Australia, bringing universal fitness into Australia. We brought health, wellness, recovery, rehabilitation and fitness all under a one-stop shop. We found there was a gap in the market in India, so we decided to launch our brand with EBG in India. During this process, we've been welcomed
we've been looked after, and we've had a very great experience with India's customs, and we know that Universal Fitness is going to be great. The gap in the market over here is creating that one-stop shop solution where the ecosystem can create everybody coming under one roof for the recovery, wellness, rehabilitation, physiotherapy, and so we are very proud to do this event with the Universal Fitness Australia. So Universal Fitness is an Australian chain which is very big in that particular country, wherein they are into both fitness and rehab because fitness requires rehab, which is really required for Indian public, which is missing in Indian market. No one is concentrating on that rehab part because of so many issues that will come after fitness. So that's why EBG Group has joined hands with Universal Fitness in order to launch in India. So we will be coming up with our first gym in Hyderabad itself in the coming quarters. And we wanted to really give a new advantage for the customers in India through entire rehab thing that is there, wherein we'll be having things like magnesium pool, we'll be having cold plunge, we'll be having ice rooms, we'll be having a couple of other things in order to make sure anyone who's doing fitness has a rehab in place. And it is a pure wellness end-to-end thing that we are launching in India, which is nowhere. और अब रुख करेंगे चंद अहम आलमी खबरों की जानिब। अमेरिका की जानिब से ईरान पर ताज़ा हमलों के बाद आमना हरमुज़ में अमेरिकी फ़ौज और ईरानी पासा इनक़िलाब के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सूबे फ़ारस, मगरबी तेहरान और दीगर इलाकों में धमाके हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान में मुतादिद अहदाफ पर दिफा में इजाफी हमले शुरू किए गए। सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमले ईरान की बिलाजवाज़ और मुसलसल जारियत के जवाब में हुए। अमेरिका ने जनूबी ईरान में फ़िज़ाई दिफा निज़ाम और रडार तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने आबना हरमुज़ के करीब अमेरिकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया था। अमेरिकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इसके अलावा ईरान का 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से उर्दून में अमेरिकी अड्डे पर हमले का दावा भी सामने आया। कुवैत ने ईरानी हमलों के बाद फ़िज़ाई हदूद को अब दोबारा खोल दिया है। उधर पाकिस्तान इनक़िलाब ने दावा किया कि उसने उर्दून में वाक़ एयरबेस और कंट्रोल सेंटर पर अमेरिकी फ़ौज के जदीद तैयारों समेत अहम अहदाफ को निशाना बनाया है। और इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप और अमेरिकी वज़ीर जंग ने भी कहा था कि अमेरिका रात में ईरान पर बड़े हमले करेगा। अमेरिकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेट ने कहा था कि अमेरिका ईरान में अहम तनसीबात पर बमबारी करेगा। हमले शदीद नौइयत के होंगे और ये हमले अमेरिकी फ़ौजी मफादात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सिफारती पोजीशन को भी मजबूत किया जाएगा। And we'll be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So, as President Trump said, they've been tapping. You can see when someone's trying to tap on a deal. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। अगर अमेरिका का ऐसा ही रवैया जारी रहा तो अमन मुज़ाकरात नामुमकिन है। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि हम नहीं समझते कि अमेरिकी सदर ट्रंप दयानतदारी से बात कर रहे हैं। हम मुज़ाकरात को जंग का अहम हिस्सा समझते हैं। अमेरिका और अमेरिकी सदर की संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं। अमेरिका मुज़ाकरात के उसूलों की पाबंदी करे तो ईरान को भी कोई मसला नहीं है। मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावटों से मुताल्लिक़ सवाल पर अजीज़ी ने कहा कि ईरान को संजीदा इरादा अमेरिका का नज़र नहीं आता जिसमें कोई काबिल अमल फ्रेमवर्क तशकील पा सके। ईरान के मुजम्मिद असासों का मसला उसकी वाज़ेह नुमाया मिसाल है। ताहम उन्होंने कहा कि यूरानियम अफजूदगी और जौहरी मामलात पर कोई बातचीत नहीं हो रही है और इस मरहले पर इन मसाइल पर मुज़ाकरात असल मकसद नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया कि मशरिक़ वस्ता एक गंभीर बहरान की जानिब बढ़ रहा है जिसके असरात ख़ित्ते से कहीं आगे तक पहुँच सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मशरिक़ वस्ता बहरान में मज़ीद गहराई की जानिब जा रहा है, उसके नतीजे ख़ित्ते से बाहर तक महसूस होंगे। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते मज़ीद हमलों और सूरत हाल में बिगाड़ आया जहाँ जंगबंदी मुकम्मल जंगबंदी के बजाय महज कम शिद्दत वाली लड़ाई बनकर रह गई। उन्होंने खबरदार किया कि हमें इस ख़तरे को कम नहीं समझना चाहिए। ये कम शिद्दत वाली लड़ाई मुकम्मल जंग में तब्दील हो सकती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तमाम फरीकों की सफारती हल की जानिब पेशरफ्त होना चाहिए। मज़ीद हमले या फिर बहानों को तलाश नहीं करना चाहिए।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर एक्शन लेने का मुतालबा किया है। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी ने फ़लस्तीन में इसराइल के गैरकानूनी इक़दाम पर 149 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि मगरबी किनारे से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली इसराइल की मरबूत पॉलिसी का नतीजा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की रियासती सरपरस्ती में मुहिम को तेज़ किया। फ़लस्तीनियों की मकबूजा इलाक़ों से जबरी बेदखली मुंतकिली शामिल है। एमनेस्टी के मुताबिक मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारियाँ UN करारदाद के मुताबिक गैर कानूनी है और दुनिया को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के इसराइली इक़दामात पर फौरी तौर पर एक्शन लेना और कार्रवाइयाँ करना चाहिए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। मोदी हुकूमत के 12 साल मुल्क की तारीख में सियाबाब के तौर पर याद रखे जाएंगे। 15 लाख रुपये और दीगर वादों को पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी की मरकज़ पर शदीद तनकीद। कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन की नामजदगी मुस्तरद करने पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जुम्मा 12 जून तक मुलतवी। राज्यसभा इलेक्शन के नतीजे पर रोक लगाने से इनकार। साबिक़ केसीआर हुकूमत ने फार्मासिटी प्रोजेक्ट के जरिए खित्ता और शहर हैदराबाद को आलूदगी में तब्दील करने का किया था फैसला। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ग्रीन एनर्जी को दे रही है फरोग। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्क का दावा। अमेरिका की जानिब से ईरान पर ताज़ा हमले के बाद आबना हुर्मुज़ में अमेरिकी फौज और ईरानी पासदार इनकलाब के दरमियान झड़पें। सूरत हाल फिर एक बार कशीदा हो गई। मैं अमेरिका पर एतमाद नहीं, अगर यही रवैया जारी रहा तो अमन मुज़ाकरात नामुमकिन है। ईरानी पार्लिमान की कौमी सलामती की खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का अहम बयान। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर एक्शन लेने का किया मुतालबा। 149 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।